अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉज। आप याद रखिए, किरचॉफ एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो अलग अलग लॉज बताए थे। और ये दोनों लॉज जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज भी यानी तकरीबन ये 100-150 साल पहले उन्होंने ये लॉज बताए थे, लेकिन ये लॉज आज भी रिलेवेंट हैं और आज भी हम इन लॉज को यूज़ करके मुश्किल से मुश्किल जो कॉम्प्लिकेटेड जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर वो है किरचॉफ्स लॉज। आप देखिए, सबसे पहले जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ जो है, पहला जो लॉ उसका है, पहला जो कानून या पहला उसूल हम उसको कह सकते हैं, उसे दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उसे कह सकते हैं KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, या फिर उसको किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि KCL क्या होता है, यानी किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ का पहला जो कानून है वो होता क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे कि सपोज़ करेंगे कि अलग अलग मेटल वायर्स जो हैं, तो मान लो उनको बहुत सारे अलग अलग वायर्स लिए और उनको एक जगह पर लाकर जोड़ दिए इस जगह पर। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर मिला ये जंक्शन हो जाएगा। आप लोग एक बार फिर से याद कर लीजिए कि जंक्शन एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिस पर 3 या 3 से ज़्यादा कनेक्शन जोड़े गए हों। ओके, 3 से कम कनेक्शन नहीं चलेंगे, मतलब 2 कनेक्शंस वाले को हम जंक्शन नहीं कहते, बल्कि 3 या 3 से ज़्यादा कनेक्शंस अगर हैं तो उसको जंक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 वायर्स को जोड़कर एक जंक्शन बनाए। अब इनमें से मान लो कि यहाँ से I1 करंट फ्लो हुआ, यानी जो इसकी तरफ आया, यहाँ से I2 करंट गया, फिर यहाँ से I3 करंट आया, फिर इसमें से I4 करंट निकला, फिर यहाँ से I5 करंट आया। तो यानी कुछ करंट्स जंक्शन के तरफ आए और कुछ करंट जंक्शन से बाहर निकले। हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में ये बात भी आया कि सारे के सारे करंट जंक्शन में क्यों नहीं आ रहे, या सारे के सारे करंट जंक्शन में से बाहर क्यों नहीं जा रहे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप याद रखिए, जंक्शन जो है वो कोई बैटरी नहीं है जो करंट्स को निकालेगा। ओके, और ये भी मुमकिन नहीं है कि सारे के सारे करंट्स जो है जंक्शन पर आ जाए, क्योंकि करंट जो है वो तो फ्लो का नाम है, और फ्लो तो उसी वक्त पॉसिबल है जब कोई चीज़ निकलने वाली भी हो। ओके, निकलने का रास्ता अगर ना हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ आकर जमा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट लॉ की तरफ आते हैं। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसका बेसिक स्टेटमेंट बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, समेशन ऑफ I = 0। ओके, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होगा कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0। यानी किसी भी जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन में से पास होने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक करंट होंगे, तो उन सब का अगर आप टोटल करते हैं, उन सब का अगर आप अल्जेब्रिक सम लेते हैं, वो हमेशा 0 आएगा। ओके, तो ये है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अब इस लॉ को अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से पहले हमको यहाँ पर इसके साइन कन्वेंशंस बनाना पड़ेगा। आप याद रखिए, साइन कन्वेंशंस का मतलब होता है ऐसे कायदे या ऐसे रूल्स जो हम अप्लाई करते जब जो हम इस मेन कानून को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशंस 2 बनाए हैं अलग अलग। पहला जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि वो तमाम इलेक्ट्रिक करंट्स जो जंक्शन की तरफ आएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। ओके, दोबारा से आप सुनो, ऑल द करंट्स विच आर कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन दे आर पॉजिटिव। मतलब जो भी करंट इनकमिंग होगा, जो भी करंट आएगा जंक्शन में आएगा वो पॉजिटिव होगा। और शायर है इसका उल्टा सेकंड पॉइंट होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा कि ऑल द करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, यानी वो तमाम करंट जो जंक्शन से बाहर निकलेंगे तो उन सबको हमको नेगेटिव साइन देना है। तो ये है साइन कन्वेंशंस जंक्शन लॉ के या किरचॉफ फर्स्ट लॉ के। ओके, चलिए अब हम एक काम करते हैं। तो
ये जो छोटा सा सर्किट हमारे पास दिख रहा है, इस पर हम मतलब ये जो जंक्शन हमारे पास नज़र आ रहा है, सर्किट तो नहीं है, सर्किट का एक पार्ट है ये। ओके, तो इस जंक्शन पर हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर इसका क्या मीनिंग होगा। तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि जितने भी करंट है उन सब का टोटल, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। टोटल मिलाकर कितने करंट है? 5। इसलिए पांचों का जब हम टोटल करेंगे तो वो 0 आएगा, ये इसका मतलब है। ओके, यानी अलजेब्रिक सम समेशन ऑफ आई का ये मतलब हो गया। अब साइन कन्वेंशंस अप्लाई करो। तो साइन कन्वेंशंस अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको डायरेक्शंस देखना पड़ेगा। आप देखिए, अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था कि जो करंट आने वाले होंगे वो सब पॉजिटिव। अब यहाँ चेक करो आपके आने वाले कौन कौन लोग हैं। एक है I1, तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव। ओके, I2 जाने वाला है तो वो निगेटिव, I3 आने वाला है तो वो पॉजिटिव, I4 जाने वाला है तो निगेटिव, I5 आने वाला है तो पॉजिटिव। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कुछ करंट जो है वो आने वाले हैं तो उनको हमने पॉजिटिव लिया, आने वाले मतलब जंक्शन में आने वाले। ओके, और कुछ करंट जंक्शन से बाहर जाने वाले हैं तो मैंने उनको नेगेटिव ले लिया साइन कन्वेंशंस के मुताबिक। ठीक है, अब ये जितने भी प्लस माइनस है इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I1 प्लस माइनस माइनस I2 प्लस 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 I3 प्लस माइनस माइनस I4 प्लस 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 I5 इक्वल टू 0। ठीक है, और अब आप देखिए इनमें से जो पॉजिटिव करंट है उनको यही रहने दो, जो निगेटिव है उनको उधर भेज दो। तो जाहिर है ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I5। ओके, 1 2 3, ये 3 लोग पॉजिटिव हैं और ये दोनों निगेटिव हैं, तो इनको उधर भेज देते हैं। ये दोनों उधर जाकर प्लस हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा I2 प्लस I4। ठीक है, और अब आप देखो कि इसका क्या मतलब हुआ, I1 प्लस I3 प्लस I5, ये कौन लोग हैं? ये इनकमिंग करंट है, यानी ये वो करंट है जो जंक्शन की तरफ आए। तो मैं यहाँ पर इनको शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ आई इनकमिंग इज इक्वल टू, ये कौन लोग हैं? I2 और I4, ये दोनों जाने वाले लोग हैं, इसका और उनका समेशन करना है, तो समेशन ऑफ आई आउटगोइंग। तो आप याद रखिए ये फॉर्मूला जो है ये भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। ओके, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसका स्टेटमेंट आप ऐसा भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स पासिंग थ्रू द जंक्शन इज ऑलवेज 0। और अगर आपको ऐसे अगर बोलना है तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट्स एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट्स, यानी जंक्शन में आने वाले तमाम करंट्स का टोटल या अलजेब्रिक सम और जंक्शन से बाहर जाने वाले तमाम करंट्स का अलजेब्रिक सम इक्वल होता है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आखिरी चीज़ हमको एक देखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं कि इस लॉ का मतलब क्या है, यानी ये एक्चुअली ये लॉ जो है ये किस चीज़ पर बेस्ड है। तो यानी कितने जो नेचुरल जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, तो उनमें से ये कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो आप देखिए इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समेशन ऑफ आई इनकमिंग, अब आई का जो फॉर्मूला है हमको पता है वो होता है dq बाई dt। ओके, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो dq बाई dt, और यहाँ पर ये काय के लिए है, इनकमिंग के लिए, इज इक्वल टू, इधर आउटगोइंग करंट्स लेना है तो आउटगोइंग करंट्स के लिए भी मुझे फॉर्मूला तो यही लेना पड़ेगा, dq बाय dt आउटगोइंग। अब आप देखिए दोनों तरफ टाइम का जो फैक्टर है dt वो सेम है, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, dq इनकमिंग इज इक्वल टू dq आउटगोइंग। ओके, और अगर मैं दोनों साइड का अगर इंटीग्रेशन ले लेता हूं तो ये d भी हट जाएगा, यानी जो डेरिवेटिव का जो फॉर्म है वो भी हट जाएगा, और इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा q इनकमिंग इज इक्वल टू q आउटगोइंग। तो क्या चीज नजर आ रही है, जितने इलेक्ट्रिकल चार्जेस अंदर आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रिकल चार्जेस बाहर जा रहे हैं। ओके, दोबारा से आप देखिए एकदम आसान है। हमने शुरुआत कहाँ से किए थे, हमने शुरुआत किए थे यहाँ से कि आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउटगोइंग, यानी यहाँ पे अलजेब्रिक सम है दोनों का। लेकिन इनकमिंग करंट का मतलब क्या है, dq बाई dt, तो मैंने दोनों तरफ dq बाई dt ले लिया, एक तरफ इनकमिंग के लिए एक तरफ आउटगोइंग के लिए। फिर यहाँ पे अपॉन में dt था, dt से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया dq इन इज इक्वल टू dq आउट, और फिर हम इसका
इंटीग्रेशन ले सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन लेंगे हमको क्या मिलेगा, Q इनकमिंग इज इक्वल टू Q आउटगोइंग। Q कौन है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रिकल चार्जेस अंदर आएंगे उतने ही इलेक्ट्रिकल चार्जेस बाहर जाएंगे। और अगर ऐसा होता है, अगर आने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस और जाने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस अगर सेम हो तो इसका मतलब होता है कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस विल बी जीरो। ओके, मतलब जितने इलेक्ट्रिकल चार्जेस अंदर आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रिकल चार्जेस अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर उसमें चेंज कितना हुआ, तो चेंज हो जाएगा जीरो। और अगर चेंज जीरो हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो Q है, ये जो चार्जेस है ये कांस्टेंट हो जाएंगे। ओके, और चार्जेस कांस्टेंट होते हैं, इसका मतलब कांस्टेंट होने को ही तो हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं। आप याद रखिए कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज का कांस्टेंट हो जाना। तो यहां पर कौन सी चीज कांस्टेंट हो रही है, वो है चार्ज। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इस पर से, हम ये कहेंगे कि ये जो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ओके, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये चीज़ आप याद रखिए क्योंकि ये बार बार बोर्ड के एग्जाम में ख़ास तौर से ये क्वेश्चन जो है कई मरतबा रिपीटेड है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या होता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, ये हो गया इसके बारे में, मतलब फर्स्ट लॉ का पूरा डिटेल्स। अब यहाँ पर चलिए इसको एक एग्जांपल के ज़रिए हम देख लेते हैं। वैसे तो ये इतना सिंपल है कि इसको कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है। ओके, और इस सोर्स ऑफ ईएमएफ में से कोई तो भी एक करंट यहाँ से निकला। सपोज करो कि 10 एम्पियर करंट निकला। यहाँ पर पॉइंट ए है, इस जगह पर इसके दो ऐसे अलग अलग रास्ते बन गए। एक करंट इधर गया पॉइंट बी की तरफ और पॉइंट सी की तरफ एक कुछ करंट चला गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मान लो कि यहाँ पर 6 एम्पियर करंट इधर चला गया तो जाहिर है 4 एम्पियर इधर जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ से निकल कर पॉइंट डी तक कुछ करंट आया, लेकिन यहाँ पर इस जगह से एक करंट और इसके अंदर आ गया पॉइंट ई से। यहाँ पर इस जगह पर जो करंट इसमें आया है, सपोज करो यहाँ पर 6 एम्पियर करंट इसमें आया। ओके, और अल्टीमेटली फिर ये लोग मिलकर यहाँ चले गए और पॉइंट ई के बाद यहाँ पर एफ आ गया। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पर ये जो करंट, मान लो कि इसकी वैल्यू एक्स है इस करंट की, तो ये एक्स की वैल्यू क्या है। ओके, ऐसा कुछ भी एक आधा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। तो अब आप देखिए इसमें एक और थोड़ी सी चेंजेस ला सकते हैं हम लोग। मान लो कि यहाँ पर भी इस जगह पर भी कोई एक करंट है जो इसमें आ रहा है ऐसे, हम इस पॉइंट को एक अलग नाम दे देते हैं, जी दे देते हैं। और सपोज करो कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू मालूम करो। अब वैसे देखा जाए तो ये इतना सिंपल सा मामला है कि आप इसको वैसे ही कर सकते हो। ओके, लेकिन फिर भी हम इसको जंक्शन लॉ अप्लाई करके करेंगे। आप देखिए सबसे पहले पॉइंट ए जंक्शन है या नहीं है, तो डेफिनेटली है। क्यों है जंक्शन, क्योंकि 3 वायर जुड़े हुए हैं। ओके, अब इधर से 10 एम्पियर करंट आया, इसमें से 6 इधर गया 4 इधर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है यहाँ तक, क्योंकि 6 + 4 कितना होगा 10। ये 10 आया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया तो 4 उधर चला गया, 6 इधर आ गया। अब आप देखिए पॉइंट बी के बारे में, पॉइंट बी जंक्शन है या नहीं है, है। इसलिए जंक्शन है क्योंकि ये भी 3 लोगों का वायर, 3 कनेक्शन है यहाँ पर। अब आप देखो थोड़ा गौर से देखना, यहाँ पर 2 एम्पियर करंट आया, तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 एम्पियर प्लस इधर से 6 एम्पियर करंट आया। ओके, और ये दोनों मिलकर इधर जाने लगे। तो अगर मैं ये वाले जो करंट है इसका नाम मैं थोड़ी देर के लिए आई रख देता हूँ या I1 रख देता हूँ, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I1। और जाहिर है इन सिंपल कैलकुलेशंस को देखकर क्या लग रहा है कि I1 की वैल्यू क्या होगी 8 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से ये 8 एम्पियर करंट यहाँ पर आ गया। अब आप देखो पॉइंट ई से 6 एम्पियर करंट आ रहा है, मतलब ये करंट इधर से आया, ये करंट इधर से आया और दोनों मिलकर इधर जाने लगे। ओके, अब इधर जाने वाला करंट कौन है, x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आने वाले दोनों करंट्स, आने वाले करंट्स कौन कौन है I1 और इधर से आने वाला करंट है 6। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, I1 कितना है 8 + 6 मतलब 14 एम्पियर। तो इन केस कभी अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह का कुछ एक आधा कुछ ऐसा मतलब आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए कि बहुत सारे अलग अलग जो करंट्स हैं वो अलग अलग जगहों से कहीं से आ रहे कहीं से जा रहे, तो फाइनली जो करंट निकला वो कितना होगा, तो आप उसको इजीली
कर सकते हो और बिल्कुल लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है अगर ये बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। ओके, चलो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला जो किरचॉफ का जो लॉ है उस पर चलते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ, ये अब हम शुरू करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है इसे दो और नाम दिए गए हैं अलग अलग बुक्स में। इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, और इसी तरह से इसको किरचॉफ लूप रूल भी कहा जाता। ओके, यानी ये अलग अलग दो नाम है उसके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ लूप रूल। चलिए इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं सबसे पहले। तो आप याद रखिए सबसे पहली चीज़ इसमें ये लेना है कि आपके पास एक क्लोज्ड लूप हो। ओके, क्लोज्ड लूप का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का वो पार्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर उसको वापस सर्किट पूरा हो जाए, वहाँ उसका सर्कल पूरा हो जाए, उसको हम क्लोज्ड लूप कहेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, क्लोज्ड लूप लेना है और ये देखना है कि इस क्लोज्ड लूप के अंदर टोटल मिलाकर कितने EMF हैं, मतलब कितनी बैटरीज हैं। EMF का मतलब बैटरीज। ओके, तो कितने EMF है, हम क्या करेंगे, उन सब का अलजेब्रिक सम लेंगे। ओके, फिर हम ये देखेंगे कि उस सर्किट के अंदर कितने रेजिस्टेंसेस हैं और उनमें से पास होने वाले करंट्स कौन कौन से हैं। तो जैसी मैं रेजिस्टेंस की और फिर उसके बाद करंट्स की अगर बात करता हूं तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला दिखना चाहिए, R/I। ये फॉर्मूला था V का अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th वगैरह में। तो ओम्स लॉ के हिसाब से जब हम रेजिस्टेंस में से करंट पास करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये देखेंगे बेसिकली कि इस क्लोज लूप के अंदर जैसे हमने पहले EMF देखे, उनका अलजेब्रिक सम ले लिए, अब हम ये देखेंगे कि उस क्लोज लूप के अंदर कितने पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं और फिर उन सब का भी अलजेब्रिक सम लेंगे और ये दोनों अलजेब्रिक सम को टोटल करेंगे। तो अगर किसी क्लोज्ड लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ EMF और अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर इनका सम लिया जाए तो वो हमेशा 0 आएगा। ओके, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0, इसे कहते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके, इसको क्या कहेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, अब इस चीज को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो हम इसको एक फॉर्मूले में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ EMF को अगर मैं यहाँ पर E से डिनोट कर दूं, हमारे बोर्ड की बुक में उसको एप्सिलॉन से डिनोट किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कोई भी सिंबल दे सकते हैं। ओके, तो मान लो कि मैं उसको यहाँ पर अलजेब्रिक सम ऑफ E दे देता हूँ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I/R। ओके, यानी करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ। अब हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब ये किस चीज़ को सिग्निफाई करेगा। तो देखिए, अगर आपने इससे पहले वाला जो फर्स्ट बेसिक्स का जो लेक्चर देखा है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसको एक बार और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैंने बताया था आपको कि EMF का कंसेप्ट क्या होता है, उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है इस चीज़ को देखकर कि EMF जो है वो भी एनर्जी है और पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी एनर्जी होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग टोटल मिलाकर एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओके, और जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉ है एक्चुअली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ओके, यानी बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ जो है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये दिखाएगा। ये बात एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं, ख़ासतौर से बोर्ड एग्ज़ाम में ये चीज़ कई बार आ चुकी है कि किरचॉफ का जो पहला लॉ है वो क्या बताता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो क्या बताता है। तो अभी जैसा हमने देखा कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मैं यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है फिर इसको भी आपने नोट कर लेना। आप देखिए, किरचॉफ करंट लॉ यानी किरचॉफ का जो पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है।
और किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वापस, अब हम इसके डिटेल्स में चलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। तो देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी सेकंड लॉ, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाएगा समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको इसको अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई करने से पहले हमको साइन कन्वेंशंस बनाने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशंस, तो आप लोग मतलब उर्दू में अगर हम कहें तो इसको अलामती कायदे कहेंगे। साइन का मतलब अलामत होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और कन्वेंशंस आमतौर पे कायदों को कहते हैं। कायदा मतलब एक छोटा सा रूल, यानी रूल का एक सब रूल जो है उसको हम कन्वेंशन कह सकते हैं। तो अपन मतलब लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स हम बनाएंगे, तो वो जो रूल्स या कुछ प्रिंसिपल जो बनाएंगे वो साइन कन्वेंशंस है। ओके, अब यहाँ पर साइन कन्वेंशंस क्या हैं? तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस क्लोज लूप को हम ले रहे हैं उसके अंदर हम सबसे पहले एक ट्रेसिंग जो है वो डिसाइड करेंगे। व्हाट इज ट्रेसिंग? ट्रेसिंग क्या होती है? तो ट्रेसिंग का सीधा साधा मतलब होता है सेंस, और सेंस का मतलब होता है डायरेक्शन लेना, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेना। तो हम ट्रेसिंग जो लेंगे, ट्रेसिंग का मतलब होता है हम किसी सर्किट के अंदर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाने का मतलब होता है क्लॉकवाइज, या फिर हम किसी क्लोज सर्किट के अंदर ऐसे आ सकते हैं, ये उल्टी ट्रेसिंग हो गई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ट्रेसिंग दो टाइप की हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपका जो मर्जी हो वो आप ट्रेसिंग ले सकते हो। ठीक है, ये हो गई मतलब साइन कन्वेंशंस के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि हमको ट्रेसिंग लेना पड़ेगा। ओके, अब आप थोड़ा गौर से देखिए कि अब यहाँ साइन कन्वेंशंस क्या हैं। पहली साइन कन्वेंशन जो है वो ये है कि अगर हमारी ट्रेसिंग और इलेक्ट्रिक करंट आए, मतलब अगर हमारी ट्रेसिंग और इलेक्ट्रिक करंट ये दो लोग अगर सेम डायरेक्शंस में हो, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो हम उस करंट को निगेटिव लेंगे, उस करंट को निगेटिव डायरेक्शन दी जाए, निगेटिव साइन दी जाएगी। अगर ट्रेसिंग यानी अगर हमारी ट्रेसिंग और इलेक्ट्रिक करंट ये दो लोग अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो करंट निगेटिव लेंगे, और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कौन दो लोग? ट्रेसिंग यानी हमारी सिलेक्ट की हुई ट्रेसिंग और इलेक्ट्रिक करंट, अगर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है तब हम उस करंट को पॉजिटिव लेंगे। ये है पहला साइन कन्वेंशंस के आप कौन से इलेक्ट्रिक करंट को प्लस लेंगे और कौन से इलेक्ट्रिक करंट को माइनस लेंगे। याद रखो इलेक्ट्रिक करंट जो है, अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरली बहुत सारे सर्किट्स के अंदर हमको खुद ही लेना पड़ता है, और ट्रेसिंग भी हम खुद ही लेंगे। ओके, इसीलिए जब हम ये खुद ही ले रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, लेकिन जो आप ट्रेसिंग ले लेंगे वो ट्रेसिंग और जो करंट्स को एक बार आप डिसाइड कर लेंगे उनको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, उनकी जो रूल, उनके लिए जो रूल है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या साइन कन्वेंशन क्या मिला हमको? अगर हमारी ट्रेसिंग और इलेक्ट्रिक करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो करंट निगेटिव होगा, और अगर हमारी ट्रेसिंग और इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि ऐसा क्यों, यानी हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो इसका मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन करके बता देता हूँ। देखिए, जब हम किसी वायर के अंदर मान लो ये इस तरीके से एक रेजिस्टेंस हमने लिए और इसमें से ये इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ओके, और मान लो कि हमने ये वाली डायरेक्शन में ट्रेसिंग लिया, ये हमारी ट्रेसिंग की डायरेक्शन है। ओके, ऐसे मतलब लेफ्ट टू राइट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो किधर से किधर होता है। ओके, ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हो कि करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो ये करंट कब जाएगा, ऐसे ए से बी की तरफ कब जाएगा? तो इसका बहुत आसान सा जवाब है, जब पॉइंट ए का पोटेंशियल हायर होगा और जब पॉइंट बी का पोटेंशियल लोअर होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ उस वक्त फ्लो होता है जब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और अब आप बताओ, अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहे हो तो आप बढ़ नहीं रहे हो बल्कि आप कम हो रहे हो, और कम होने को ही तो नेगेटिव कहते हैं।
ओके, मतलब यहाँ पर जो चेंज आ रहा है करंट की वैल्यू के अंदर या पोटेंशियल की वैल्यू के अंदर, करंट की वैल्यू में तो नहीं लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू के अंदर जो चेंज आ रहा है एक्चुअली वो क्या हो रहा है, वो निगेटिव आ रहा है। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेल्टा वी की तो इट विल बी निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्योंकि हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो। ओके, लेकिन अब उल्टा कर देते हैं। मान लो कि ये आपकी ट्रेसिंग ऐसी है, ओके, लेकिन करंट जो है वो ऐसे आ रहा है, इधर करंट यहाँ नहीं आ रहा है, बल्कि करंट ऐसे नहीं आ रहा है, बल्कि करंट ऐसे आ रहा है। तो करंट ऐसे कब आएगा? डेफिनेटली हायर से लोअर की तरफ। इसका मतलब अब पोटेंशियल जो है वो ये वाला पोटेंशियल हाई वैल्यू वाला होगा और ये वाला लो वैल्यू वाला। जब आप हाई से लो की तरफ आओगे तो आप डेफिनेटली आपका जो चेंज जो आएगा वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये जो करंट है इसको भी आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो आप देखो क्या हो रहा है, उल्टा। हमारी ट्रेसिंग ऐसी जा रही है, करंट इधर आ रहा है, हमको करंट निगेटिव लेना पड़ा। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो साइन कन्वेंशंस है वो बहुत ही मतलब जो हमारा जो क्या कहेंगे उसको, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है उसको बेस बनाकर और पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है उसको बेस बनाकर बनाया गया है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर कि साइन कन्वेंशन, पहला साइन कन्वेंशन ये है कि अगर हमारी ट्रेसिंग, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ उसको और एक बार से, अगर हमारी ट्रेसिंग और इलेक्ट्रिक करंट अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो करंट जो है वो निगेटिव होता है। ओके, और अगर हमारी ट्रेसिंग और इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये जो करंट होगा ये निगेटिव लिया जाएगा। ओके, ये पॉजिटिव लिया जाएगा। यानी सेम डायरेक्शन में है ट्रेसिंग और करंट तो निगेटिव, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। और ऐसा क्यों लिए उसका मैंने रीज़न आपको अभी एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड जो साइन कन्वेंशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी आप एक बार समझ लो। इस मर्तबा हम एक बैटरी को लेकर समझ सकते हैं इसको। मान लो हमने यहाँ पर ये एक सेल लिया, एक बैटरी लिए। अब आपको पता है कि ये बड़ी वाली जो लाइन होती है ये पॉजिटिव पोटेंशियल को बताती है और छोटी वाली लाइन जो है वो नेगेटिव को। पॉजिटिव का मतलब है कि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर। ठीक है, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी आएगा। मान लो कि यहाँ पर हमारी ट्रेसिंग ये डायरेक्शन में है। आप लोग याद रखना, जब हम ये वाला मतलब जब हम बैटरी की बात करेंगे तो हम करंट को नहीं देखेंगे, हम करंट की डायरेक्शन को नहीं देखेंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। करंट किधर भी जा सकता है, वो हम करंट हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है कि हम उसको किधर से भी निकाल दें। ओके, हम यहाँ पर जो चीज़ करेंगे वो है ट्रेसिंग। तो अगर ट्रेसिंग ये डायरेक्शन में जा रही है और बैटरी ऐसी है तो अब आप थोड़ा गौर से देखना, हमारी जो ट्रेसिंग है वो इस बैटरी के अंदर, इनसाइड द बैटरी, वो पॉजिटिव से निगेटिव है। ओके, इनसाइड द बैटरी हमारी ट्रेसिंग कैसी है, पॉजिटिव से निगेटिव। अब आप गौर से देखना, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव का मतलब है हायर पोटेंशियल, निगेटिव का मतलब है लोअर पोटेंशियल। तो हायर से लोअर पे जा रहे हैं, इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल है वो निगेटिव आ गया। ओके, और अगर चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव आ गया तो हम इसका ईएमएफ निगेटिव लेंगे। ओके, यानी अगर हमारी ट्रेसिंग किसी सेल के अंदर, इनसाइड द बैटरी, अगर वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ है तो हम उस बैटरी का ईएमएफ निगेटिव लेंगे। और क्यों लेंगे? क्योंकि वह हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम उसको निगेटिव लेंगे। ओके, अब उल्टा करते हैं। अब उल्टा हम लोग इस तरह से ले सकते हैं इसके अंदर कि मान लो हमने एक बैटरी ऐसी ली है और ये डायरेक्शन है हमारे ट्रेसिंग की, यानी ट्रेसिंग ऐसी जा रही है लेफ्ट टू राइट। अब आप गौर से देखिए, इस मर्तबा ये छोटा पॉइंट ये निगेटिव है और ये बड़ी लाइन जो है ये पॉजिटिव है, मतलब ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है। तो इनसाइड द बैटरी आप ऐसे जा रहे हो। ओके, आपकी जो ट्रेसिंग है वो इनसाइड द बैटरी कैसी है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन की तरफ, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लो से हायर की तरफ। मतलब आप क्या हो रहा है, बढ़ रहे हो। और जब आप बढ़ रहे हो तो फिर अब हमको इसका ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो बैटरी का ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव कब लेंगे, जब हमारी ट्रेसिंग इनसाइड द बैटरी निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे दोबारा से नोट कर देता हूँ। सबसे पहले आप याद रखिए, इसके अंदर हम इनसाइड द बैटरी की बात करेंगे, यानी हम बैटरी के अंदर जाएंगे। बैटरी के अंदर हम ट्रेसिंग को देखेंगे
और ये ट्रेसिंग क्या हो, अगर ये निगेटिव टू पॉजिटिव हो, निगेटिव टू पॉजिटिव हो तो ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर उल्टा मामला, अगर ट्रेसिंग पॉजिटिव टू निगेटिव हो, मतलब कहाँ, इनसाइड द बैटरी, ये इनसाइड द बैटरी आप याद रखो, तो अगर ट्रेसिंग पॉजिटिव टू निगेटिव है तो फिर उस बैटरी का ईएमएफ निगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, उसको हम निगेटिव साइन देंगे। ये है साइन कन्वेंशंस। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ जो है उसका बेसिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि उसका स्टेटमेंट क्या है, तो उसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा जो उसका स्टेटमेंट था वो ये वाला है। यहाँ पे गलती से ये इक्वल टू आ गया, एक्चुअली ये क्या है, समेशन ऑफ ई प्लस समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू 0, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ और अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल टू 0। फिर हमने देखा कि ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हमको ये समझ में आता है कि चेंज इन एनर्जी जो है, चेंज इन पोटेंशियल जो है वो 0 आता, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फिर हमने साइन कन्वेंशंस देखे। साइन कन्वेंशंस के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ईएमएफ के लिए जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है कि इनसाइड द बैटरी अगर आपकी ट्रेसिंग निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल हो तो ईएमएफ, बैटरी का जो ईएमएफ है पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेसिंग इनसाइड द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल है तो आपको जो ईएमएफ है वो निगेटिव लेना पड़ेगा। और ऐसे ही हमने साइन कन्वेंशन का जो पहला जो पॉइंट था वो भी देखा, और वो पॉइंट क्या था कि अगर आप की ट्रेसिंग जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ में है, मतलब ट्रेसिंग और इलेक्ट्रिक करंट दोनों साथ में है तो करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर आपकी ट्रेसिंग और इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो करंट को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, ये थे साइन कन्वेंशंस, और यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ जो है उसका बेसिक्स कंप्लीट हो गया। अब हमको किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करना है, तो आप लोग याद रखिए इसको अप्लाई करने के कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं। तो आप सबसे पहले तो ये स्टेप्स जो है उनको नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन बेसिकली ये समझ में या आपके दिमाग में ये उसी वक्त आएंगे पूरी तरह से जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। ओके, तो आप देखिए सबसे पहली जो स्टेप इसके अंदर है वो ये है कि आप करंट जो है, करंट या करंट्स, यानी कोई एक करंट या बहुत सारे करंट्स, अलग अलग बैटरी से निकलने वाले करंट्स, इनको आप सिलेक्ट कर लो। ओके, इनका सेंस यानी क्लॉकवाइज या जो भी करंट्स आप ले रहे हो तो उनको पहले आप ले लो, क्लॉकवाइज वगैरह नहीं, आप सबसे पहले करंट्स आप लेंगे किसी बैटरी में से, किसी एक बैटरी में से या अलग अलग बैटरी में से निकलने वाले, और उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। लेकिन ये याद रखो कि जो बैटरी में से आपने इनिशियली जिस बैटरी में से आपने जो करंट निकाला था उतना ही करंट उसको वापस देना है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये इसका पहला स्टेप हो गया। दूसरा जो है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्लोज्ड लूप या लूप्स लेना है, और उन लूप्स के अंदर आपको सेंस जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। सेंस का मतलब होता है क्लॉकवाइज सेंस या एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मतलब ट्रेसिंग। एक्चुअली यहाँ पे सेंस का मतलब मैं क्या ले रहा हूँ, ट्रेसिंग। तो यहाँ पर आपको कोई एक ट्रेसिंग जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अलग अलग क्लोज्ड लूप्स के अंदर। अब इसके बाद हम यहाँ पर हर लूप के लिए, मतलब जितने भी लूप्स हमने लिए उन तमाम लूप्स के लिए हम KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ या KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ जो है उसको अप्लाई करेंगे। वैसे KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ तो हम यहीं अप्लाई कर देंगे पहली स्टेप के अंदर, तो इस जगह पर हम बेसिकली KVL को अप्लाई करेंगे, और जाहिर है जब हम इनको अप्लाई करेंगे तो हमको अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगी। तो जो इक्वेशंस हमको मिलेंगी उन इक्वेशंस को हमको साइमल्टेनियस इक्वेशंस जैसा ट्रीट करना है। एक्चुअली वो साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे और उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट बताना चाहूँगा, और वो हिंट ये है कि आपको जो नेटवर्क दिया जाएगा उस नेटवर्क में जितने आप लूप्स लेंगे उतने ही वेरिएबल होंगे। ओके, और जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगी। इसलिए आप अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखो,
अगर आपके पास 2 लूप्स हैं, जनरली 2 ही लूप्स का सवाल दिया जाता है, लेकिन कभी कभार 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर सिंपल वे में अगर बात करें, मान लो अगर आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर आपने 2 लूप्स तैयार करे, तो अगर आप 2 लूप्स ले रहे हो तो इसका मतलब यह है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन भी 2 ही बनेंगे और वो वेरिएबल भी 2 ही लेना पड़ेगा उसके अंदर। ओके, लेकिन अगर लूप्स 3 है तो गारंटी रहेगी इस बात की कि उसके अंदर आपको 3 अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगे, उनको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो आपको अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएंगे अलग अलग करंट्स की। ओके, अब यहाँ पर आप एक और पॉइंट को ध्यान में रखो, वो ये है कि मान लो आपने एक सर्किट को सॉल्व किया, सारी चीज़ें पूरे स्टेप्स आपने फॉलो किए, सब कुछ किया, जैसा भी आप करते हैं वैसा आपने किए, और ये सब करने के बाद आपको एक आधा इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी वैल्यू निगेटिव मिल गई। ओके, तो आप ये मत समझना कि आपका जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो गया या आपने कुछ गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका करंट निगेटिव आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस करंट के लिए जो शुरू में जो आपने उसके लिए जो डायरेक्शन सिलेक्ट किए थे वो आपने अपोजिट ले लिए। ओके, क्योंकि करंट को डिसाइड किसने किया था? हमने खुद किया था। हम उसको गलत भी कर सकते हैं, मतलब गलत का मतलब हम हमारे हिसाब से उसको कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। जब हम उसकी कोई भी डायरेक्शन हमारे अपनी मर्जी से ले सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने वो करंट लिया और वो सर्किट के हिसाब से वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में उसी वक्त आएगा जब उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो निगेटिव डायरेक्शन, करंट की निगेटिव वैल्यू आने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने सिलेक्ट किए थे वो एक्चुअली रॉन्ग थी, वो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है और इनको हिसाब से आपको काम करना है। आपके बोर्ड की बुक के अंदर ऐसे टोटल मिलाकर 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो मैंने अभी आपको 5 अलग अलग स्टेप्स लिख के बताया हूँ, तो एक्चुअली वो 6 स्टेप्स दिए हैं। उसके अंदर एक स्टेप ये भी दिया है कि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस करना है, मतलब जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक आप उसको रिड्यूस करेंगे। मैंने उसी चीज़ को कवर करके पहले पॉइंट में आपको बोल दिया था कि आपको करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जाहिर है जब आप करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाओगे तो ऑटोमेटिक जो वेरिएबल्स हैं वो कम होते जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे वो सब अब आपको समझ में आएगा। तो ये था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का कंप्लीट मामला और किरचॉफ सेकंड लॉ का कंप्लीट डिटेल्स। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स लॉज, इसको देखने के लिए, समझने के लिए पहली एग्जांपल आइए सॉल्व करते हैं। जो सर्किट आपको नज़र आ रहा है इसमें आपका मेन क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द 3 ओहम रेजिस्टेंस एंड 4 ओहम रेजिस्टेंस। यानी ये जो इस सर्किट में ये जो 3 ओहम का और 4 ओहम का जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, तो इनमें से पास होने वाले करंट आपको मालूम करना है। ओके, तो चलिए हम लोग अपनी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप देखिए इस सर्किट में टोटल मिलाकर 3 अलग अलग रेजिस्टेंस हैं और इनके कुछ नाम रखे जा सकते हैं, जैसे मान लो R1, R2 और R3। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हैं 2 बैटरीज हैं E1 और E2, एक 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 5 वोल्ट की बैटरी है। तो अब इसमें आप कहीं से भी कोई भी करंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसको पूरे सर्किट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो करंट आप निकालोगे किसी बैटरी में से उतना ही करंट उसके अंदर वापस आपको देना पड़ेगा, यानी उतना ही करंट उसको वापस भी लाकर देना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, वो 5 वोल्ट की बैटरी है, तो ये ज़्यादा वोल्टेज है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लो यहाँ से करंट आई जो है वो निकला। ओके, जब ये आई करंट यहाँ से निकलेगा तो ये करंट ऐसे जाएगा, फिर पॉइंट F जो है वो जंक्शन बन गया, यानी यहाँ 3 टर्मिनल हमको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ करंट इधर जाना है और कुछ करंट इधर जाएगा। तो मान लो इधर जाने वाला करंट मैं I1 ले लेता हूँ और इधर जाने वाला करंट I2। ओके, अब ये I1 करंट यहाँ से निकल कर ऐसे जाएगा, ये I2 करंट है, ये ऐसे जाएगा, फिर ये I2 करंट ऐसे यहाँ पर आया, इधर ऐसे घूमकर ये I1 करंट ऐसे आ गया,
और अब आप एक चीज़ देखो कि ये आई करंट जो है इसके दो पार्ट हुए थे, I1 और I2। यहाँ पर ये I1 आया, इधर से ये I2 आया, फिर ये जंक्शन है तो ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे तो ये वापस I बन जाएगा और फिर I बनकर ही नीचे आ जाएगा, तो ये करंट I वापस आ गया। ओके, तो आप लोग देखिए सबसे पहली चीज़ हमने क्या की है कि जो करंट हमने यहाँ से निकाले थे वो करंट हमने वापस उसको ला कर दे दिए, यानी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल हो गया। ज़रूरी नहीं है आप ऐसा करो, आप कैसा भी कर सकते हो। आप यहाँ से करंट निकालो, उसको डिवाइड करते चले जाओ, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, चलिए अब ये होने के बाद अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा इसके अंदर मेन टारगेट है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी 3 ओहम एंड 4 ओहम। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3 ओहम रेजिस्टेंस ये वाला है, तो इसमें से जो करंट पास हुआ I1, तो ये हमारा टारगेट है। ये 4 ओहम रेजिस्टेंस, इसमें से I2 पास हो रहा है, तो हमारा ये दूसरा टारगेट है। इसके बाद ये 4 ओहम रेजिस्टेंस है, इसमें से I करंट पास होगा, तो ये हमारा तीसरा टारगेट है। मतलब हमको टोटल मिला के तीनों करंट मालूम करना है, I भी, I1 भी और I2 भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों में से 2 लूप्स है हमारे पास। ओके, आप देखो नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 2 हैं। तो 2 लूप्स होने की वजह से हम पहला लूप ले सकते हैं A B C F A, दूसरा लूप हम ले सकते हैं F C D E F। यहाँ पर आप एक तीसरा लूप और भी ले सकते हो, A B C D E F A, मतलब ये बाहर वाला। ओके, तो 3 लूप पॉसिबल हैं और 3 लूप्स हैं, इसलिए 3 वेरिएबल भी हैं। 3 वेरिएबल कौन से हैं? एक है I, एक है I1 और एक है I2। ओके, लेकिन हम 2 में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तीसरे लूप की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अब सबसे पहले आप पॉइंट F को देखो। पॉइंट F पर I करंट आया और 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, I1 इधर गया और I2 इधर गया। इसका मतलब अगर आप I1 और I2 को मिलाते हैं तो आपको I करंट मिलेगा। ओके, यानी किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से I की वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर होना चाहिए। तो मैं वो चीज़ को यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए। ये फॉर्मूले को यूज़ करके आप वेरिएबल को रिड्यूस कर सकते हो, मतलब 3 वेरिएबल हैं, 3 को आप 2 बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आगे। चलो सबसे पहले हम ये वाला लूप ले लेते हैं, A B C F A, या ये वाला लूप। और इस लूप के अंदर जो नाम मैंने लिखा हूँ, आप लोग देखो मैंने ऐसे गया A B C F A, मतलब मेरा जो सर्कल है वो ऐसा बन रहा है, क्लॉकवाइज सेंस आ रहा है। तो चलो ये क्लॉकवाइज सेंस को भी यहाँ दिखा देते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं इस अंदाज में, मतलब ये ऐसा सेंस है। ठीक है, समझने के लिए मैंने इसको यहाँ ऐसे बता दिया हूँ। अब गौर से देखना आपने, सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। ओके, अब इस लूप में A B C F A, ये वाले लूप के अंदर आप देखो समेशन ऑफ E, मतलब इतने पार्ट में कितनी बैटरी जोड़ी हुई हैं, तो एक ही बैटरी है 5 वोल्ट की, तो समेशन ऑफ E का मतलब क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। ओके, अब सवाल आएगा कि इसको प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो इसको प्लस या माइनस लेने के लिए आपको साइन कन्वेंशंस पे आना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन ये था कि अगर हमारी ट्रेसिंग बैटरी के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव हो, आप देखो हमारी ट्रेसिंग किधर जा रही है, हमारी ट्रेसिंग ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन है यहाँ पे ट्रेसिंग का, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये निगेटिव टू पॉजिटिव, ये ऐसे जा रही है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जब आप इनसाइड द बैटरी निगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे तो आपको उसका EMF पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब ये 5 वोल्ट पॉजिटिव हुआ। ओके, प्लस। चलो अब आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करे थे हम लोगों ने, ये ऐसा ये एक हो गया, फिर यहाँ तक आ, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर जब इधर जाओगे तो अब ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है। ओके, तो अब हमको यहाँ पर समेशन ऑफ IR लगाना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ IR के हिसाब से सबसे पहले आप देखो करंट है I1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे R से, तो R कौन है, R2 मतलब 3। ओके, फिर से सवाल आएगा कि I1 जो है उसको प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो अब आप देखो आपका करंट ऐसे जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, और सेंस इधर जा रहा है हमारा, यानी क्लॉकवाइज सेंस जो हमने लिया था वो ऐसा जा रहा है। इसका मतलब अपोजिट, तो जो करंट अपोजिट होगा उसको प्लस लेना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव। ओके, फिर प्लस। अब हम यहाँ तक आ गए, यहाँ से जब हम वापस यहाँ आएंगे पॉइंट A पर, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किए थे,
तो अब हमारा सेंस ऐसे ऊपर जा रहा है, ये देखो आप, ये सेंस हमारा ऊपर चला और I2 करंट भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब I2 करंट निगेटिव लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव I2 इंटू R1 मतलब 4 इक्वल टू 0। बस एक बार अगर आपने ये इक्वेशन सही बना लिए तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। आपको ये समझ में आया? अगर नहीं आया है तो दोबारा से आप इस वीडियो को रिवाइज करके चेक करो, ठीक है। मैंने किस तरह से ये 5 वोल्ट को प्लस लिया हूँ, ये I1 को प्लस और ये I2 को माइनस। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 5 प्लस 3I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। ओके, और अब ये 5 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो वो -5 हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन को कहीं नोट डाउन करके रख देते। ओके, यानी ये पहले वाले लूप के लिए हमको इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू, ये 5 इधर आकर -5 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। चलो इसको भी हम कहीं अलग से नोट डाउन कर लेते, यहाँ नोट डाउन कर लेते इसको, ये वाले लूप के लिए है। तो ये आ जाएगा 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू -5। ओके, चलो अब हम सेकंड लूप में आते हैं। अब हमारा जो सेकंड लूप है वो ये वाला है, नीचे वाला, मतलब FCDEF ये वाला लूप है। इस लूप के अंदर भी हम पहले तो अपना क्लॉकवाइज सेंस डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आप याद रखिए कि जैसे आपने ऊपर वाले लूप में क्लॉकवाइज लिया तो नीचे वाले लूप में भी अगर आपने क्लॉकवाइज लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। लेकिन क्यों कन्फ्यूजन करना, हम पूरे सर्किट में कोई एक ही सेंस में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन क्लॉकवाइज ही ले लेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसको क्लॉकवाइज सेंस ले लेते हैं, ठीक है। चलो इस सर्किट में स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करेंगे। हमारा मेन फार्मूला है समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। ओके, समेशन ऑफ E। अब आपको देखना है कि ये वाला जो लूप है इसमें बैटरीज कितनी है, तो इसमें एक ही बैटरी है 10 वोल्ट वाली, तो इसका मतलब ये क्या है, समेशन ऑफ E का मतलब क्या होगा, 10 वोल्ट। अब सवाल आएगा कि 10 वोल्ट को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो अब आप देखो हमारा जो सेंस है यहाँ पर वो ऐसे जा रहा है इधर, ओके, और इधर जाने का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है बैटरी का, मतलब ये ऐसे। तो इनसाइड द बैटरी हमारा ट्रेसिंग निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, और इनसाइड द बैटरी अगर ट्रेसिंग निगेटिव से पॉजिटिव हो तो उसको हमको प्लस लेना पड़ता है। इसका मतलब ये प्लस 10 वोल्ट है। ओके, प्लस। चलो अब शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले मैंने समेशन ऑफ E को सॉल्व कर दिया। ओके, अब मैं समेशन ऑफ IR को देखूंगा। तो इतने पार्ट के अंदर आप देखो, अगर यहाँ से आप स्टार्ट करो तो पहला करंट कौन है, I1, ये करंट इधर जा रहा है, हमारा सेंस भी इधर जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, ट्रेसिंग और करंट दोनों साथ में है, मतलब करंट निगेटिव। इसका मतलब -I1 इंटू रेजिस्टेंस यहाँ पर है 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस। ओके, अब हम पॉइंट C तक आ गए। आपको समझ में आया I1 को नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि वो हमारे ट्रेसिंग के साथ में है। याद रखो, जो हमारे ट्रेसिंग के साथ में आएगा वो नेगेटिव, जो करंट ट्रेसिंग के साथ में है वो नेगेटिव, जो करंट ट्रेसिंग के अपोजिट में जाएगा वो पॉजिटिव। ओके, चलो यहाँ आ जाते हैं। पॉइंट C से जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा ट्रेसिंग नीचे जा रहा है। अब आप देखो, ये ट्रेसिंग की डायरेक्शन, ये ट्रेसिंग की डायरेक्शन है नीचे, करंट भी नीचे जा रहा है, मतलब साथ में है, तो इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो -I, और ये कौन से रेजिस्टेंस है 4, तो इंटू 4 इक्वल टू 0। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये प्लस माइनस और ये किसको कैसे लेना है वो सब समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 प्लस 10 वोल्ट, यानी 10 प्लस माइनस माइनस 3I1 और ये -4I इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि पहले वाले लूप में हमको इक्वेशन मिली थी I1 और I2 में, मतलब I1 और I2 हमारे दो वेरिएबल थे, और अब ये वाली इक्वेशन हमको मिली I1 और I में। ओके, इसका मतलब यहाँ पे तो अब तीसरा वेरिएबल I आ गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब रिड्यूस द वेरिएबल वाली स्टेप आएगी, और रिड्यूस द वेरिएबल स्टेप्स आती है किरचॉफ फर्स्ट लॉ को यूज़ करके, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने पहले लिखा था। आप देखो I की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2, ये यहाँ से लिखा था हमने।
पॉइंट F के ऊपर I करंट आकर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, I1 और I2 में, तो हम I की वैल्यू I1 प्लस I2 ले सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, 10 माइनस 3I1 माइनस 4, और I की वैल्यू आएगी I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 माइनस 3I1 माइनस ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो 4I1 प्लस माइनस माइनस 4I2 इक्वल टू 0। और अब आप देखो यहाँ पे ये माइनस 3I1 माइनस 4I1, ये हो जाएगा माइनस 7I1, इसके बाद माइनस 4I2, और ये प्लस 10 को आप उधर भेज दो तो माइनस 10। ओके, सारे निगेटिव्स हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 7I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। मतलब ये नीचे वाला जो लूप है इसको अगर हमने सॉल्व किए तो इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, मैं इसको भी वहाँ नोट डाउन करके रख देता हूँ। तो ये वाले लूप के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई है 7I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पहले ऊपर वाला लूप लिए, उसको सॉल्व किए, पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड लूप लिए, उसको सॉल्व किए, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई है I1 और I2 के अंदर, इन दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। पहली इक्वेशन 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू माइनस 5। दूसरी इक्वेशन 7I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 10। अब आप देखो यहाँ पर ये इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये माइनस 4I2 है और ये प्लस 4I2 है। तो अगर आप ये दो इक्वेशंस को डायरेक्ट ऐड कर लो तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाते दोनों। ओके, तो हम ऐसे ही करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे 3I1 प्लस 7I1 ये हो जाएगा 10I1, माइनस 4I2 प्लस 4I2 ये कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू माइनस 5 प्लस 10 मतलब प्लस 5, क्योंकि 10 माइनस 5 क्या होगा, प्लस 5। अब ये 10 को इधर भेज दो तो ये आ जाता है I1 इज इक्वल टू 5/10। इसका मतलब I इज इक्वल टू 5 को 10 से डिवाइड कर लिए 0.5 एम्पियर। तो हमारे पास पहला करंट तो आ गया 0.5 एम्पियर। मतलब ये वाला जो करंट है ये 0.5 एम्पियर करंट है I1। ओके, एक और चीज़ देखो आप, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन सिलेक्ट किए थे वो बिल्कुल सही है। ओके, क्लियर। अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो करंट है ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में हमने लिया, F से C की तरफ ये करंट जा रहा है ऐसे। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखो I1 तो आ गया, अब हमारा अगला टारगेट है I2 मालूम करना। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं 3I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू माइनस 5। इसमें आप क्या करो, I1 की वैल्यू 0.5 है तो 3 इंटू 0.5 माइनस 4I2 इज इक्वल टू माइनस 5। ये हो जाएगा 5 दिया 15 यानी 1.5 माइनस 4I2 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, ये वाले नंबर को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर ला लो, ये हो जाएगा 4I2 इज इक्वल टू, यानी इधर जाकर प्लस हो गया, माइनस 5 इधर आकर प्लस होगा तो प्लस 5 यानी 1.5 प्लस 5, ये हो जाएगा 4I2 इज इक्वल टू 5.5। तो ये आएगा I2 इज इक्वल टू 5.5/4। इसका मतलब I2 इज इक्वल टू, इसको अगर डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, इसके बाद 4 6 की 24, फिर 1 4 दूनी 8 4 5 25। ओके, तो 1.625 एम्पियर ये आ गया I2 की वैल्यू। और आप देखो ये भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमने ये भी जो डायरेक्शन लिया है बिल्कुल सही है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.625 एम्पियर। तो ये वैल्यू यहाँ आ गई। चलो अब हमने दो वैल्यूज़ तो मालूम कर लिए, मतलब 3 ओहम रेजिस्टेंस जो है, कौन सा, ये वाला, इसमें से पास होने वाला करंट 0.5 एम्पियर है, और ये वाला जो 4 ओहम रेजिस्टेंस है इसमें से पास होने वाला करंट 1.625 एम्पियर है। ठीक है, अब आप देखो कि हमारा अगला टारगेट ये भी था कि 4 ओहम रेजिस्टेंस तो हमारे पास दो है ना, तो ये 4 ओहम में से इतना करंट पास होगा। अब ये 4 ओहम बाकी है तो इसके लिए कितना करंट पास हो रहा है, I। तो I की वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये रूल यूज़ करेंगे। मतलब ये जो हमने पहले शुरुआत किए थे जहाँ से, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I1
I1 की वैल्यू है 0.5 प्लस I2 की वैल्यू है 1.625। तो अब आप इन दो नंबरों को ऐड कर लो, ज़ाहिर है यहाँ पे 0 0 इमेजिन करो, ये 25, 6 + 5 = 11, 1 कैरी, 1 + 1 = 2। इसका मतलब I = आ जाएगा 2.12 एम्पियर। तो इतना करंट होगा जो R3 रेजिस्टेंस, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस 4 ओम में से पास होगा। ओके, तो इस तरीके से आप किरचॉफ्स लॉ की इक्वेशंस जो है उनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि ये सर्किट में जो पॉइंट P और Q जो दिख रहे हैं, तो उनके बीच में जो 1 ओहम रेजिस्टेंस है उसमें से पास होने वाला करंट कितना है, ये आपको मालूम करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी था कि जो करंट आप मालूम करोगे तो वो पॉइंट P से Q की तरफ आएगा या Q से P की तरफ, यानी डायरेक्शन भी बताना था आपको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस सर्किट में लूप्स बनाने के लिए इसके कॉर्नर्स के नाम रख देता हूँ। तो मान लो कि इसका नाम हम A ले लेते हैं, ये B, C और ये D ले लेते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग कॉर्नर्स। इसके बाद अब हमको सबसे पहले तो करंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो बड़ी वाली बैटरी वो है, इसलिए हम वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर से मैं बता दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है। ओके, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी करंट आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। बस उतना याद रखो कि जहाँ से आप करंट निकालोगे वहाँ करंट वापस आने को ना, उतना ही करंट। ठीक है, लेकिन अब मैं जस्ट एक समझाने के लिए आपको ये एक बता रहा हूँ आइडिया कि जो ज़्यादा वोल्टेज की जो बैटरी है, यानी ज़्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी, अगर आपने वहाँ से करंट निकाले तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आप देखो ये प्लस है और ये माइनस पॉजिटिव, तो करंट यहाँ से इधर जाना चाहिए। तो मान लो कि I करंट यहाँ से निकला, ये I करंट यहाँ से इधर जाएगा ये डायरेक्शन के अंदर, फिर ये पॉइंट P पर आएगा, तो यहाँ जंक्शन बन गया। और जंक्शन होने की वजह से क्या हो गया कि कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। मान लो I1 करंट इधर गया और I2 करंट इधर गया, तो यहाँ से ये I2 करंट ऐसे जा रहा है, ये I1 करंट यहाँ से इधर जाएगा, ये करंट ऐसे आ गया, ये I1 है, ये करंट फ्लो होकर ऐसे जाएगा I1, यहाँ से ये I2 करंट आया ऊपर से, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, ये जंक्शन बन गया, फिर ये दोनों मिलकर इधर जाएंगे। अब जाहिर है यहाँ पर I करंट जो है वो I1 और I2 में डिवाइड हुआ था, तो यहाँ पर ये I1 और I2, ये I1 और ये I2, ये वाला I2 है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये मिलकर वापस I बन जाएंगे। तो I करंट वापस इधर जाएगा और इस तरह से ये करंट वापस हो गया। ओके, एक बार अच्छे से आप देख लो कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैसे किया हूँ। ओके, फिर से आप देखो कि यहाँ पर टोटल मिलाकर वैसे तो 3 लूप्स हैं। एक लूप का नाम है A, P, B, C, Q, D, A, ये बाहर बड़ा। एक लूप ये वाला है लेफ्ट वाला, एक लूप ये वाला है, तो 3 लूप हैं और 3 वेरिएबल हैं। ओके, लेकिन टारगेट एक ही है, और वो टारगेट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू 1 ओहम रेजिस्टेंस। यहाँ से जो करंट पास हो रहा है यानी I2 मालूम करना है। बस I2 अगर आपने मालूम कर लिए, दैट इज़ द आंसर। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लूप्स डिसाइड कर लेते, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी मर्ज़ी है, हम क्लॉकवाइज लें, एंटी क्लॉकवाइज लें, कैसे भी लें, लेकिन हम ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूजन में ना डालते हुए सिर्फ क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस जगह पर क्लॉकवाइज सेंस ऐसे ले लेता हूँ, ये इस तरह से। ओके, और ये वाले लूप में भी मैं क्लॉकवाइज सेंस इस तरह से लूँगा। देखो आप, इस तरह से ये क्लॉकवाइज सेंस है दोनों में। ठीक है, अब मैं लूप्स ले लेता हूँ। तो पहला लूप मैं ले लूँगा A, ये पहला लूप है A, P, Q, D, A, ये पहला, ये वाला। दूसरा लूप मैं यहाँ से ले लेता हूँ P, B, C, Q, P, B, C, Q, वापस P, ये 2 लूप्स। ठीक है, तो मैंने पहले करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, फिर मैंने क्लॉकवाइज सेंस सिलेक्ट कर लिया और लूप्स बना दिए। ठीक है, अब मैं फाइनली आखिरी चीज़ मैं यहाँ पर पॉइंट P जो है, आप देखो पॉइंट P जंक्शन है, 3 लोग मिले हैं वहाँ पर आके, तो क्योंकि वहाँ पे 3 लोग मिले इसलिए वो जंक्शन है, और वहाँ पर मैं जंक्शन लॉ
अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो जंक्शन लॉ के हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ से देखो आप, ये आई करंट आया और I1 और I2 में डिवाइड हुआ, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या चीज़ मिली कि आई करंट जो है, आने वाला करंट जो है वो आई है और उसके दो पार्ट हुए I1 और I2, इस तरह से। ओके, तो पॉइंट P पर मैंने जंक्शन लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया, फर्स्ट लॉ जो था वो अप्लाई कर दिया। चलो अब हम क्या करेंगे, पहला जो लूप है उसको सॉल्व करते। पहले लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। KVL क्या था, समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। देखो आप लोग शुरुआत कर रहे हैं अपन लोग, बराबर हर चीज़ बराबर नोट डाउन करते जाओ। समेशन ऑफ E, इसका मतलब होगा जितने भी EMF हैं इतने लूप में, उन सब का टोटल। तो आप देखो ये वाले लूप की बात हो रही है, इस लूप में एक ही बैटरी है, इसका मतलब, और वो कितना है 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट प्लस, इसके बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ से करंट है, यहाँ से नीचे चलो, यहाँ करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस है, तो ये I2 इंटू 1 ओहम रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, यहाँ से निकल कर यहाँ आ गए, यहाँ करंट कितना है I1, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 3, यहाँ से हम वापस आ गए इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या किया, रफली बिल्कुल मैंने EMF ले लिया, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन ले लिया, यानी यहाँ का पोटेंशियल ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, सबका टोटल कितना आएगा 0। अब मैं साइन कन्वेंशंस लगाऊंगा। साइन कन्वेंशंस याद करो, EMF के लिए अगर हमारी ट्रेसिंग सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लेते EMF को, और अगर हमारी ट्रेसिंग सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, अब आप देखो हमारी ट्रेसिंग, यहाँ पर हमारी ट्रेसिंग ऐसी है, ये देखो ये डायरेक्शन, ये ट्रेसिंग ऐसी, तो हमारी ट्रेसिंग ऐसी है, तो इनसाइड द बैटरी हमारी ट्रेसिंग ऐसी जा रही है, मतलब प्लस से माइनस, और जब प्लस से माइनस जा रही है तो EMF को निगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब ये 6 एक्चुअली -6 वोल्ट है। ओके, फिर आगे बढ़ो, पॉइंट P से इधर जाओ। जब आप इधर जाओगे तो हमारी ट्रेसिंग ऐसे जा रही है, करंट भी इधर जा रहा है, अगर ट्रेसिंग और करंट साथ में है तो करंट निगेटिव, तो I2 करंट निगेटिव। ओके, चलो और आगे बढ़ाओ। जब हम यहाँ से पॉइंट Q पर आए, फिर इधर जाने लगे, तो हमारी ट्रेसिंग इधर जा रही है और करंट I1 इधर जा रहा है, तो आप देखो करंट तो इधर जा रहा है लेकिन ट्रेसिंग इधर जा रही है, तो अपोजिट है, इसका मतलब ये करंट पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको लेंगे। अब ये प्लस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस माइनस I2 इंटू 1 यानी I2, और ये हो जाएगा प्लस 3I1 इक्वल टू 0। आप इसके अंदर इस 6 को उधर भेज सकते हैं, तो ये कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा 3I1 माइनस I2, और ये 6 इधर आकर प्लस हो जाएगा तो +6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ओके, अगर आप कोई और मेथड से करते हैं तो कोई दूसरी इक्वेशन भी आ सकती है। ओके, वो भी करेक्ट ही होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर सब सही है तो। ओके, करेक्ट होगी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इक्वेशन आए तो हर इक्वेशन करेक्ट होगी। अगर आपने कहीं कोई फॉल्ट कर लिया तो फिर वो गलत इक्वेशन भी आ सकती है। तो ये आ जाएगा 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब हमने पहला लूप लिया और उसको सॉल्व कर लिए KVL से। अब हम सेकंड वाला लूप लेंगे। सेकंड वाला जो लूप है कौन सा, PBCQP, ये वाले लूप में, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। चलो समेशन ऑफ E, आप देखो इतने लूप के अंदर एक ही बैटरी है और वो ये वाली है, मतलब समेशन ऑफ E का मतलब आ जाएगा 9 वोल्ट प्लस, हम प्लस माइनस बाद में देखेंगे। ठीक है, हम पहले रफली इक्वेशन बना लेते। तो यहाँ आप लोग देखो इस जगह इक्वेशन में, यानी यहाँ जो करंट है वो I है, तो हम ले लेंगे I इंटू रेजिस्टेंस है 2 प्लस, अब यहाँ से यहाँ आ गए, इधर रेजिस्टेंस है 3 लेकिन करंट है I, तो हम ले लेंगे I इंटू 3। फिर हम यहाँ से इधर जाएंगे तो करंट है I2 और रेजिस्टेंस है 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 4 कंपोनेंट है, इसलिए 4 पार्ट हमको मिले, EMF और 3 रेजिस्टेंस। इसलिए पहली वाली इक्वेशन में एक EMF था और 2 रेजिस्टेंसेस, तो 3 पार्ट मिले थे। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। अब प्लस माइनस करेंगे। चलो सबसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी को देखो। 9 वोल्ट की बैटरी के अंदर हमारी ट्रेसिंग ऐसी है, हम ये क्लॉकवाइज ट्रेसिंग ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ये प्लस और ये माइनस, तो इनसाइड द बैटरी हमारी ट्रेसिंग ऐसी आ गई,
प्लस से माइनस तो हमको इसको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये निगेटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ओके चलो अब हम ये करंट की बात करते हैं। ये आई करंट है जो इधर से इधर जा रहा है, हमारी ट्रेसिंग ऐसी जा रही है, तो जो करंट हमारे ट्रेसिंग से अपोजिट जाएगा हम उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये आई करंट पॉजिटिव आ गया। ओके फिर हम यहाँ से इधर आए, यहाँ देखो हमारी ट्रेसिंग इधर जा रही है, करंट आई इधर जा रहा है, इसका मतलब ये आई करंट जो है ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस आ गया। फिर यहाँ से जब हम इधर जाएंगे तो हमारी ट्रेसिंग ऊपर जा रही है और I2 करंट नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये करंट भी पॉजिटिव है। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -9 वोल्ट, मतलब -9, इसके बाद प्लस है तो प्लस 2 टाइम्स I प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स I प्लस ये हो जाएगा 1 टाइम्स I2, मतलब I2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -9, 2I प्लस 3I इज़ 5I प्लस I2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप फिर से रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। आप देखो इक्वेशन 1 है I1 और I2, ये दो वेरिएबल में, और इक्वेशन 2 जो हमको मिल रही है, ये वाली इक्वेशन जो मिल रही है, तो इसके अंदर हमारे वेरिएबल है I2 और I, तो मतलब 3 वेरिएबल हो गए, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये है, I की वैल्यू क्या है I1 प्लस I2, तो वो वैल्यू यहाँ ला के रख दो। तो एक काम करो, ये -9 को उधर शिफ्ट कर देते, तो ये आ जाएगा 5, I की वैल्यू क्या है I1 प्लस I2 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये -9 इधर आकर +9 हो गया। ओके चलो ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I2 प्लस I2 इक्वल टू 9। ये आ जाएगा 5 टाइम्स I1 प्लस 5I2 प्लस I2 इज 6I2 इज इक्वल टू 9। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 वो वाले लूप के लिए, सेकंड लूप के लिए। ओके तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इस लूप की इक्वेशन आ गई है 5 टाइम्स I1 प्लस 6 टाइम्स I2 इक्वल टू 9। ओके चलो यहाँ तक हमने इसको कर लिए। अब हमारे पास दो लूप्स के लिए दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो अब उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहली इक्वेशन है 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 5I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 9। अब देखो इसको देखकर ही समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल, कि ये I2 के साथ में +6 है और ये I2 के साथ में -1 है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 जो है उसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा, इस इक्वेशन को, मतलब ये इक्वेशन 1 जो है मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा 6 या 18। ओके यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो -6I2 इज इक्वल टू, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36। ठीक है, अब आप देखो ये इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में ये +6I2 है और ये -6I2 है। तो अब आप क्या करो, ये दो इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड कर लो। जब आप डायरेक्टली इनको ऐड कर लेंगे तो +6I2 से -6I2 वैसे ही कैंसिल हो जाता। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये कितना हो जाएगा 18 + 5 23I1, ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर लो तो ये कितना हो जाएगा 45, बराबर 9 उसमें मिला लिए तो। और इस तरह से ये आ जाएगा सॉरी I1, यहाँ पे I1 लेना है, तो I1 इज इक्वल टू 45/23 एम्पियर। तो ये वैल्यू मिल गई I1 की। ओके हमारा टारगेट करंट I2 मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल। चलो इक्वेशन 1 पे आते हैं। यह आ जाएगा 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 45/23, ये दोनों एक ही नंबर है यहाँ पे, 3I1 की वैल्यू रख दिया, माइनस I2 इज इक्वल टू 6। चलो इतना नोट डाउन कर लो आप लोग पहले, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब आप देखो, मैं इस -I2 को इधर भेजूंगा और ये 6 को इधर ला लेते हैं। ओके और इन लोगों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 3 से तो कटेगा तो नहीं, ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 1 3 × 12 और 1 13, 135/23। ठीक है, और ये 6 इधर आएगा तो ये -6 इक्वल टू I2।
चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये देख लो एक बार फिर भी, 5 दिया 15, 1 3 चौक 12 और 1 13, तो 135 डिवाइडेड बाई 23, ठीक है। और ये 6 इधर आकर माइनस हो गया। चलो ओके, आगे बढ़ाओ। तो ये 6 के अपॉन में 1 है, इसका मतलब I2 की वैल्यू आ जाएगी, नीचे LCM आ जाएगा 23, ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 135 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 6 के 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13। देख लो एक बार, ओके। 6 तिया 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, यह आ जाएगा I2 इज इक्वल टू, अब 135 में से 138 माइनस करना है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे, आंसर विल बी निगेटिव। तो 135 में से 138 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, कितना आएगा, -3/23 एम्पियर। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आ गया I2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस। अब आप यहाँ पर ये जो नंबर हैं 3 को 23 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, I2 इज इक्वल टू आएगा -23 का अगर इसमें करते हैं तो पहले 0 पॉइंट यहाँ 0 लगा लेंगे, तो 23 1 7 7 मतलब 3, ओके, तो -0.13 एम्पियर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप देखो ये आंसर का मीनिंग क्या लेंगे। यहाँ पर आप देखो कि ये आंसर आ गया है निगेटिव। आप गौर से देखो, ये आंसर माइनस में आया और माइनस में आया, इसका मतलब ये है कि ये आंसर रॉन्ग नहीं है, बल्कि हम इस पर से हमारे आंसर की जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है, अब हम उसको सही डायरेक्शन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने करंट की डायरेक्शन लिए थे ऐसी, क्योंकि हमने करंट को ऐसे डिवाइड किया था ऊपर से, तो पॉइंट P से वो करंट नीचे आया था। यानी हमने क्या किए कि I2 की जो वैल्यू हमने लिए थे वो थी P2Q, और ये आंसर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो अंदाज़ा था, हमने ये जो करंट का जो सिलेक्शन किया था डायरेक्शन का, ये रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल जो डायरेक्शन होगी करंट की वो होना चाहिए फ्रॉम Q टू P। तो ये जो चीज़ है ये करेक्ट है। तो वो जो क्वेश्चन जो पूछा गया था 2015 JEE मेंस में, उसके अंदर ये पूछा गया था कि वैल्यू क्या होगी इस करंट की 1 ओहम रेजिस्टेंस में से, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसकी वैल्यू है 0.13 एम्पियर और डायरेक्शन है फ्रॉम Q टू P, मतलब Q से P की तरफ ऐसे जाएगा वो करंट। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आज की हमारी आखिरी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2017 में पूछा गया था। ओके, देखिए क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। यानी इस सर्किट के अंदर ये जो 3 अलग अलग रेजिस्टर दिख रहे हैं, 1 ओहम 1 ओहम 1 ओहम, इनमें से पास होने वाला करंट मालूम करना है। और नीचे 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब जाहिर है उन 3 में से एक ही आंसर करेक्ट है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनमें से सब में से करंट इक्वली पास होने वाला है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो ABCDEFGH ये जो है, तो ये हमने पहले कॉर्नर्स के नाम रख दिए। ओके, अब कॉर्नर्स के नाम रखने के बाद अब मैं यहाँ पे करंट शुरू करता हूँ। तो यहाँ से मान लो करंट निकला I, ये करंट ऐसे फ्लो होगा, ये करंट इधर जाएगा, ये करंट इधर आना है, यहाँ पे ये I करंट है। फिर यहाँ आने के बाद इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक करंट इधर जाएगा, मैं इस करंट का नाम I1 रख देता हूँ, इस करंट का नाम I2 रख देता हूँ। ये करंट यहाँ आ गया, ये I2 करंट आ गया। ओके, अब ये पहले ये करंट को ले लेते इधर, तो देखो क्या होगा। ये जो I2 करंट है, ये करंट यहाँ आ जाएगा, ये I1, फिर इस जगह पर आने के बाद इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक करंट जाएगा इधर, एक जाएगा इधर। I2 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं एक काम करूँगा, इसका नाम I3 रख देते और ये करंट का नाम I4 रख देते। ओके, अब ये I3 करंट इधर आया, ये करंट यहाँ से आया, ये करंट ऐसे आ गया I3, फिर ये ऊपर गया, फिर ये करंट ऐसे आया। अब ये इधर से I3 करंट आया है और ये I4 करंट आया। आपको मालूम है I3 और I4 मिलकर I1 बनेंगे, तो ये करंट यहाँ पर I1 हो जाएगा। अब ये करंट ऐसे आया, ये I1 है। आप देखो I करंट के 2 टुकड़े हुए थे, I1 और I2, और अब इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, तो ये दोनों ये जंक्शन पे मिलकर इधर जाएंगे, तो ये दोनों मिलकर वापस I बन जाएंगे। ओके,
इसका मतलब इस बैटरी में से आई करंट निकला था तो वापस आई करंट आ गया। ओके, आप ऐसा कोई भी बैटरी से कर सकते हो, जिधर आपकी मर्ज़ी हो उधर से कर सकते हो। अब ये प्रॉब्लम इसलिए बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें आंसर एक ही आने वाला है। मतलब आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल को सॉल्व करना है, और एक वेरिएबल को सॉल्व करना है मतलब इनमें से ये जो 4 लूप हैं, एक्चुअली यहाँ पर एक लूप ये बड़े वाला है पूरा कंप्लीट, एक लूप ये है, एक ये है और एक ये है, तो टोटल 4 लूप हैं। इन 4 में से अगर आपने एक लूप को भी सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो लूप हमने लिया वो उस लूप का नाम है ABGHA। ओके, अब इस लूप के अंदर अगर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो देखो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करो, समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें तो समेशन ऑफ E का मतलब क्या होगा? समेशन ऑफ E का मतलब होगा जितनी भी बैटरीज हैं इतने पार्ट में उन सब का टोटल। अब यहाँ पर ये 2 बैटरीज जुड़ी हुई हैं, तो ये 2 बैटरीज का मतलब ये वाली बैटरी के लिए हम लोग ले लेंगे 2 वोल्ट प्लस दूसरे वाली बैटरी का मतलब ले लेंगे 2 वोल्ट प्लस, यानी ये समेशन ऑफ E के अंदर ये 2 लोग आ गए। अब समेशन ऑफ IR, आप लोग देखो इतने पार्ट के अंदर एक ही रेजिस्टेंस है, मतलब समेशन ऑफ IR का मतलब होगा ये वाला करंट और ये रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। तो करंट का नाम है I2 और रेजिस्टेंस का नाम है 1 इक्वल टू 0, और तो कोई है नहीं, बराबर, कोई दूसरा रेजिस्टेंस इसमें है नहीं। तो ये मैंने अभी रफली लिख लिया इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस इक्वेशन को मैं साइन कन्वेंशंस अप्लाई करूँगा। साइन कन्वेंशंस के लिए मुझे सबसे पहले ट्रेसिंग की एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो ट्रेसिंग की डायरेक्शन मैं यहाँ पर ये वाली ले लेता हूँ, ऐसे हमेशा की तरह क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज के हिसाब से ले लेते। यहाँ पर ट्रेसिंग हमारी इधर जा रही है, इधर जा रही है का मतलब यह है कि इनसाइड द बैटरी हम निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे, सॉरी पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे। अगर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं मतलब ये वाला जो 2 वोल्ट है जो निगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव आ गया। फिर आप यहाँ पर देखो, यहाँ हमारी ट्रेसिंग इधर जा रही है नीचे और बैटरी ऐसी लगी है, तो मतलब हमारी ट्रेसिंग इनसाइड द बैटरी ऐसी है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये वाला वोल्टेज प्लस लेना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। ओके, फिर अब आखिरी चीज़ देखो, हमारा करंट I2 ऊपर जा रहा है और ट्रेसिंग नीचे जा रही है यहाँ पे। इसका मतलब ट्रेसिंग और करंट अपोजिट है, जब ये अपोजिट होते हैं तो करंट को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये प्लस आ गया। ओके, बस अब इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा -2 वोल्ट मतलब -2 प्लस 2 वोल्ट मतलब +2 प्लस I2 इंटू 1 यानी I2 इक्वल टू 0। -2 से +2 कट जाएगा, इसका मतलब I2 इक्वल टू 0 आ गया। ओके, और अब आप देखो ये वाले 1 ओहम के अंदर आंसर है 0 एम्पियर, यानी इसमें 0 एम्पियर करंट है। तो डेफिनेटली क्योंकि आंसर सब में इक्वली आना चाहिए, अलग अलग आंसर तो दिए हुए नहीं है कि फर्स्ट R1 में कितने, फर्स्ट 1 ओहम में कितने, सेकंड 1 ओहम में कितने, थर्ड ओहम में कितने, ऐसा तो दिया हुआ नहीं है। हमको सिंपल क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। अब हर रेजिस्टर 1 ओहम का है, इसमें से अगर 0 एम्पियर करंट पास हो रहा है इसका मतलब बाकी वालों में से भी 0 एम्पियर ही होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 0 एम्पियर। ओके, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर भी मेरा ये मशवरा है आपको कि आप सेकंड लूप को भी सॉल्व करके देखना, थर्ड लूप को भी सॉल्व करके देखना, और आंसर जो है वो 0 आते हैं या नहीं आते उसको कंफर्म कर लेना। ओके, लेकिन आंसर डेफिनेटली 0 आएगा। ये हो गया एक चीज़, मतलब यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। मैं जस्ट आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग इस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट में तमाम वैल्यूज़ ऐसी हैं, सिर्फ ये नीचे वाली बैटरीज के टर्मिनल पलटा देते हैं। यानी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जगह पर ये जो बैटरी है मैं इसके टर्मिनल पलटा रहा हूँ इस तरह से। इस बैटरी के टर्मिनल पलटाएंगे यहाँ पर ऐसे, इसके टर्मिनल पलटा देते हैं ऐसे, और ये सब के सब 2 वोल्ट की बैटरीज हैं, जैसे पहले थी वैसे अभी भी 2 वोल्ट की है। अब आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच 1 ओहम रेजिस्टेंस। ओके, ये जो 1 ओहम के जो रेजिस्टर यहाँ पे लगे हैं, तो हर एक में से कितना करंट अब पास होगा वो आपको फाइंड करना है। ओके, मुझे उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे। जैसे आपका आंसर आ जाए तो आप मुझे कमेंट में आपका आंसर जो है वो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।